अरविंद केजरीवाल की नजरों में खास बने रहने के लिए सौरभ भारद्वाज एक तरह से स्वाति मालीवाल के खिलाफ विक्टिम शेमिंग पर उतर आए और काफी हद तक अभद्र किस्म के ट्वीट करने लगे। वैभव कुमार के बचाव में सौरभ भारद्वाज ने स्वाति मालीवाल का एक पुराना फोटो पोस्ट कर लिखा, ये कुर्ती है जिसमें बटन नहीं थे। असल में सौरभ ये साबित करना चाहते थे कि स्वाति जो मारपीट में कपड़े के बटन खुलने के दावे कर रही हैं वो झूठा है। सौरभ भारद्वाज की इन हरकतों के बाद स्वाति मालीवाल ने सौरभ भारद्वाज को अपने रडार पर लिया। स्वाति मालीवाल ने एक बार फिर दोहराया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास में 13 मई को सीएम के करीबी वैभव कुमार ने उनकी पिटाई की। स्वाति मालीवाल ने विस्तार से बताया कि उस दिन उनके साथ क्या क्या हुआ। स्वाति ने कहा कि घटना के बाद से वो पूरी तरह अकेली पड़ गई हैं और उनके चरित्र हनन की पूरी कोशिश की जा रही है। स्वाति ने केजरीवाल के मंत्री सौरभ भारद्वाज की भी आलोचना की। उन्होंने एक ट्वीट में कहा था कि दावे के मुताबिक स्वाति मालीवाल के बटन खुले नहीं थे। स्वाति मालीवाल ने कहा कि जिस तरह विक्टिम शेमिंग की जा रही है और चरित्र हनन की कोशिश हो रही है, ये शोभा नहीं देता। एक पुरुष मंत्री सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट को रीट्वीट किया। पार्टी के एक महत्वपूर्ण हैंडल से किया गया, जिसमें मेरी तस्वीर दिखाकर कहा गया कि देखिए इनकी शर्ट में बटन नहीं है। पुरुष मंत्री कहते हैं कि हम तो यही कह रहे हैं कि देखिए नहीं है, केस झूठा है। क्या एक पुरुष मंत्री को यह शोभा देता है? क्योंकि जब उन्होंने ये किया, सबने जूम करके देखा मेरे चेस्ट को बटन है या नहीं। मंत्री बैठकर अब इस पर बातचीत करेंगे कि औरतों के बटन हैं या नहीं। उनको भी बता दूं कि मेरे कपड़े पुलिस के पास हैं, उनमें बटन भी थे और खुले भी। स्वाति मालीवाल ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में कहा था कि जब वैभव कुमार उन्हें पीट रहे थे तो उनकी शर्ट का बटन भी खुल गया था। शर्ट ऊपर उठ जाने के बाद भी वो मुझे पीटते रहे। बाद में सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर उसी कपड़े में स्वाति की एक पुरानी फोटो को साझा किया और कहा कि ये कुर्ती है जिसमें बटन नहीं थे। जिक्र करते हुए मालीवाल ने सौरभ भारद्वाज पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि घटना के बाद से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फोन पर भी बात नहीं की है। मालीवाल ने कहा कि शिकायत करने के बाद से वो पूरी तरह अकेली पड़ गई। पार्टी में सभी लोगों से कह दिया गया कि यदि किसी ने उनसे बात की तो उसे निकाल दिया जाएगा। स्वाति ने हैरानी जाहिर की। जिन लोगों के साथ उन्होंने करीब 20 साल तक काम किया, उन्होंने इस तरह का सलूक किया। पहले स्वाति मालीवाल ने कहा कि उनसे अगर प्यार से राज्यसभा सीट से इस्तीफा देने को कहा जाता तो वो छोड़ देती, लेकिन अब किसी भी हाल में राज्यसभा नहीं छोड़ूंगी। उन्होंने अपने साथ हुई मारपीट और चरित्र हनन के पीछे का कारण यही बताया। किसी खास वकील के लिए राज्यसभा सीट खाली करने को लेकर स्वाति मालीवाल ने यह बताया कि अगर मेरी राज्यसभा की सीट उनको वापस चाहिए थी तो प्यार से मांगते तो जान भी दे देती। राज्यसभा की सीट तो बहुत छोटी चीज है। जिस खास वकील के लिए राज्यसभा सीट खाली करने की बात कही जा रही है, अभिषेक मनु सिंघवी वो हो सकते हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा चुनाव हार गए थे और दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल के वे वकील भी हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैंने कभी भी पद की लालसा नहीं दिखाई। मैं 2006 से तब जुड़ी थी जब कोई किसी को नहीं जानता था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान से पहले पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के वोट बैंक का पूरा गणित ही बिगड़ गया। बंगाल में 17 सीटों पर चुनाव होना बाकी है, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने ऐन मौके पर पश्चिम बंगाल की 77 मुस्लिम जातियों का ओबीसी दर्जा समाप्त कर दिया। लोकसभा चुनाव के दौरान मुस्लिम आरक्षण एक बड़ा मुद्दा रहा। ओबीसी का हक मारकर मुस्लिम जातियों को आरक्षण का लाभ देने और उन्हें वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने की राजनीति सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी हुई। लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट का ये फैसला एक तरह से बाकी राज्यों के लिए भी नजीर बन गया। उच्च न्यायालय ने इन मुस्लिम जातियों को ओबीसी दर्जा देने के आधार को अवैध करार देते हुए ये अहम निर्णय दिया। इन 77 जातियों में से 42 को ओबीसी दर्जा 2010 में तत्कालीन वामपंथी सरकार ने दिया था। इसके बाद बाकी जातियों को ममता बनर्जी के सरकार के दौर में जोड़ा गया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इन समुदायों को ओबीसी कोटे के तहत नियुक्ति मिलने पर तत्काल रोक लगाई जाए। इसके साथ ही एक राहत की खबर ये भी थी कि जिन लोगों को ओबीसी कोटे के तहत अब जॉब मिली है या एडमिशन हुए हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन न लिया जाए। हाईकोर्ट का फैसला यूं तो देश के अन्य राज्यों के लिए भी नजीर है, लेकिन बंगाल में इसका चुनावी असर भी दिख सकता है। राज्य में मुस्लिमों की आबादी करीब 30% है, जो तकरीबन पूरे राज्य में असर रखते हैं। छठे और सातवें चरण में जिन 17 सीटों पर चुनाव है, उन पर तो मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है। ऐसे में यदि चुनाव में ध्रुवीकरण की स्थिति बन जाए तो हैरानी नहीं होगी।
अदालत ने ओबीसी दर्जा खारिज करते हुए कहा कि अदालत का ये विचार है कि 77 मुस्लिम जातियों को ओबीसी का दर्जा दिए जाने के लिए गलत मापदंड अपनाए गए। ये संदेह होता है कि इन लोगों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश हुई। जिस तरह से इन लोगों को ओबीसी सूची में शामिल किया गया, उससे ऐसा लगता है कि वोट बैंक के तौर पर इन्हें ट्रीट किया गया। अदालत ने यह आदेश 3 लोगों की ओर से दाखिल अर्जी पर लंबी सुनवाई के बाद दिया। इन अर्जियों में कहा गया था कि ओबीसी ए और ओबीसी बी सूची की कई जातियों को बिना किसी आर्थिक सामाजिक अध्ययन के ही शामिल कर लिया गया। ऐसा 2011 के बाद से हुआ, जब से तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आई। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद बंगाल की सियासत में काफी हलचल मची हुई है। टीएमसी बैकफुट पर है तो बीजेपी के हौसले काफी बुलंद। माना जा रहा है ममता बनर्जी इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगी, लेकिन जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगा तब तक चुनाव संपन्न हो चुके होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होने से कुछ घंटे पहले ही बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के निकम्मेपन की पूरी पोल खोल कर रख दी और आंकड़ों के सहारे ये साबित कर दिया कि केजरीवाल काम करने की जगह सिर्फ बयानबाजी करते हैं और दिल्ली में जो भी बड़े काम हुए हैं वो केंद्र सरकार ने करवाए हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने दिल्ली में केंद्र सरकार के 2014 से 24 तक के कामों को गिन कर हिसाब दिया, जबकि केजरीवाल के पास गिनाने के लिए नकली दवा वाले अस्पताल, फर्जी लैब टेस्ट वाले मोहल्ला क्लिनिक, फ्री की रेवड़ी के सिवा कुछ नहीं। पुरी ने कहा कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार पिछले 10 सालों में गरीबों के लिए एक भी घर नहीं बना पाई, पर केजरीवाल ने अपने घर पर जरूर 50 करोड़ रुपए खर्च कर लिए। पुरी ने आगे कहा कि मोदी सरकार पिछले 10 सालों में दिल्ली को 54,000 करोड़ से ज्यादा की मदद कई योजनाओं में दी गई। दिल्ली में 25 मई को वोट डाले जाएंगे और ऐसे में डेटा बीजेपी के लिए कारगर साबित हो सकता है। पुरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने दिल्ली मेट्रो को लेकर 31,476 करोड़ से ज्यादा के रुपए खर्च किए। इस दौरान 6,422 करोड़ रुपए सिर्फ शहरी आवास मंत्रालय ने दिए। अगर संसदीय सीटों की बात करें तो हर लोकसभा सीट केंद्र सरकार की कई योजनाओं के जरिए हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने दिल्ली के उत्तरी पश्चिमी लोकसभा सीट पर 7,560 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। वहीं उत्तर पूर्वी संसदीय सीट की बात करें तो यहां पिछले 10 साल में सिर्फ 89 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए। नई दिल्ली लोकसभा सीट के अंतर्गत 1,144 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए। दक्षिणी दिल्ली संसदीय सीट पर 1,832 करोड़ रुपए खर्च किए गए। अगर चांदनी चौक की बात करें तो यहां तकरीबन 272 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। वहीं पश्चिमी दिल्ली संसदीय सीट पर 2,232 करोड़ से ज्यादा खर्च किए गए। इसके अलावा डीडीए और एमसीडी को पिछले 10 सालों में 10,143 करोड़ 60 लाख रुपए दिए गए। वहीं यूडीएफ प्रोजेक्ट पर 6,044 करोड़ रुपए खर्च किए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिल्ली में 29,976 घर मंजूर हुए, जिसमें केंद्र सरकार ने 692 करोड़ 53 लाख रुपए की सहायता राशि के तौर पर दिए। 2,37,000 लोन मंजूर हुए और 248 लाख 50,000 रुपए के ऋण वितरित किए गए। दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना के लिए पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे चरण के अंतर्गत 394 किलोमीटर की चालू की गई रेल लाइन और 86 किलोमीटर मेट्रो अभी भी बन रही है। वहीं दिल्ली मेरठ आरआरटीएस 34 किलोमीटर अभी चालू है और 48.15 किलोमीटर बनाने का काम चल रहा है। हरदीप पुरी ने कहा कि दिल्ली की विशेष परियोजनाओं के लिए एमसीडी, यूडीएफ और डीएमआरसी के लिए साल 2014 से अब तक 54,047 करोड़ रुपए की मंजूरी हो चुकी है। पुरी इस दौरान अरविंद केजरीवाल की मोहल्ला क्लिनिक जैसी योजनाओं पर भी तंज कसते नजर आए। कहा, मोहल्ला क्लिनिक जैसी योजनाओं का हम हश्र क्या हुआ ये देख ही रहे हैं, मैं बता नहीं सकता हूं। पिछले करीब 12 साल से अवैध तरीके से ओबीसी प्रमाण पत्र बांट रही ममता बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट ने तगड़ा झटका दे दिया। हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को शिक्षक भर्ती घोटाला मामले के बाद अब एक और बड़ा झटका दिया। कोर्ट ने 2010 से अब तक जारी लगभग 5 लाख ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा दायर की गई याचिका पर कोर्ट का यह निर्णय आया। आरएसएस की तरफ से तब याचिका लगाकर कोर्ट ने यह मांग की 2010 तक जो जाति ओबीसी की श्रेणी में थी उन्हीं को आरक्षण मिलना चाहिए। कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी सर्टिफिकेट्स रद्द किए जाने का आदेश दिया गया। हालांकि यह भी साफ किया गया कि 2010 से अब तक नए प्रमाण पत्र के आधार पर जो भी नौकरियां दी गई हैं उन्हें रद्द नहीं किया जाएगा। हाईकोर्ट पहले ही बंगाल में 25,000 टीचर्स की भर्ती रद्द कर चुका है। हाईकोर्ट ने फैसले में विशेष रूप से तृणमूल सरकार का जिक्र नहीं किया।
कोर्ट ने कहा कि 2010 के बाद जारी किए गए सभी ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए जाएंगे। तृणमूल कांग्रेस 2011 से राज्य में सत्ता में आई है। हाईकोर्ट का कहना है कि 2010 के बाद जितने भी ओबीसी सर्टिफिकेट्स बनाए गए वे कानून के मुताबिक ठीक से नहीं बनाए गए, इसलिए उसका प्रमाण पत्र रद्द किया जाना चाहिए। हालांकि इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि इस निर्देश का उन लोगों पर कोई असर नहीं होगा जो पहले ही सर्टिफिकेट के जरिए नौकरी पा चुके हैं या नौकरी पाने की प्रक्रिया में हैं। अन्य लोग अब उस प्रमाण पत्र का उपयोग रोजगार प्रक्रिया में नहीं करेंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश तपोव्रत चक्रवर्ती और न्यायाधीश राजशेखर मंथा की बेंच ने कहा कि इसके बाद राज्य की विधानसभा को यह तय करना है कि ओबीसी कौन होगा। पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग को ओबीसी की सूची निर्धारित करनी है। उस सूची को राज्य विधानमंडल या विधानसभा भेजा जाना चाहिए। जिनके नाम विधानसभा अप्रूव किए जाएंगे उन्हें ही भविष्य में ओबीसी में आना जाएगा। यह मामला 2012 में दायर किया गया था। याचिका में कहा कि वाम मोर्चा सरकार ने 2010 में एक अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर पश्चिम बंगाल में अन्य पिछड़ा वर्ग बनाया था। उस कैटेगरी को ओबीसी ए नाम दिया गया। 2011 में तृणमूल सत्ता में आई। नई सरकार उस वर्ग पर अंतिम रिपोर्ट के बिना एक सूची बनाई और कानून बनाया, जिसके आधार पर तृणमूल सरकार के खिलाफ याचिका दर्ज की गई। 2012 के मामले में वादियों ने कानून को तुरंत खारिज करने के लिए अदालत में याचिका दायर की। तर्क दिया गया कि तृणमूल सरकार द्वारा लिया गया फैसला पश्चिम बंगाल पिछड़ा कल्याण आयोग अधिनियम 1993 के खिलाफ है। परिणाम स्वरूप वास्तविक पिछड़ा वर्ग के लोग सरकारी आवासों से वंचित रह जाते हैं, इसलिए सरकार को उस कानून के मुताबिक सर्टिफिकेट देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। शराब घोटाला को अंजाम देने के लिए मनीष सिसोदिया ने हर किस्म के फरेब किए। यहां तक कि मनीष सिसोदिया ने जनता की राय के नाम पर जो सर्वे किया था वो भी पूरी तरह से फर्जी निकला। रेफरेंडम के नाम पर फर्जीवाड़ा, मतलब कि लोकतंत्र के साथ धोखा। हालांकि ये काम आम आदमी पार्टी जमकर करती रही है, लेकिन यही काम मनीष सिसोदिया करके बुरी तरह से फंस गए। हाईकोर्ट ने इसके लिए मनीष सिसोदिया को जमकर फटकारा भी और उसके द्वारा किए गए काम को लोकतांत्रिक सिद्धांतों से धोखा करार दिया और सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। सिसोदिया ने मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन केस में निचली अदालत द्वारा खारिज जमानत याचिका को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने सीबीआई और ईडी दोनों ही केस में सिसोदिया को राहत देने से इनकार किया। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा की पीठ ने सिसोदिया की जमानत याचिका नामंजूर करते हुए कहा कि इस मामले की सुनवाई में देरी की वजह आरोपी है, इसके लिए जांच एजेंसियां जिम्मेदार नहीं हैं। कोर्ट ने इसे पद के दुरुपयोग का मामला भी बताया। हाईकोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया कथित तौर पर इलेक्ट्रॉनिक समेत अहम सबूतों को नष्ट करने में शामिल थे। वे दिल्ली सरकार में बेहद शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति थे। कोर्ट ने कहा कि जो सामग्री एकत्रित की गई है उसे दिखता है कि सिसोदिया ने पब्लिक फीडबैक को अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्य के मुताबिक गढ़कर आबकारी नीति के निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित किया। कोर्ट ने यह भी कहा कि सिसोदिया का आचरण लोकतांत्रिक सिद्धांतों से धोखा है। मनीष सिसोदिया को ऐसे समय पर कोर्ट का झटका लगा है जब हाल ही में दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से 21 दिन की राहत मिली। देश की सबसे बड़ी अदालत ने उन्हें चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दे दी है और ऐसे में सिसोदिया को उम्मीद होगी कि उन्हें भी राहत मिल सकती है, लेकिन उन्हें एक बार फिर निराशा का सामना करना पड़ा। जमानत याचिका खारिज होने के बाद आम आदमी पार्टी ने फैसले से असहमति जताते हुए कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने एक बार फिर दोहराया कि कथित शराब घोटाला भाजपा की साजिश है। ईडी के अनुसार इस मामले में अभी लगातार गिरफ्तारी हो रही है। हाल ही में 3 मई को भी एक गिरफ्तारी की गई। जांच जारी है। आरोपी एक प्रभावशाली व्यक्ति है, वह संबंधित विभाग का प्रभारी भी था। पीठ ने कहा कि ऐसे में आरोपी को फिलहाल जमानत पर रिहा किया जाना उचित नहीं है, वह सरकारी गवाहों को प्रभावित कर सकता है। मनीष सिसोदिया को पिछले साल 26 फरवरी को सीबीआई ने लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। कुछ दिनों बाद ईडी ने भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया। रिमांड खत्म होने के बाद से सिसोदिया न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। लोकसभा चुनाव के बीच ईडी के खुलासे से दिल्ली की सियासत उबाल मारने लगी है। दिल्ली शराब घोटाला और स्वाति मालीवाल की पिटाई मामले में फंसी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे बड़ी मुश्किलों का दौर अब शुरू होने जा रहा है। एफसीआरए आरपीए के उल्लंघन की, विदेश से चंदा लेना और आम आदमी पार्टी की तबाही की वजह यह बन सकता है, क्योंकि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम किसी भी सियासी पार्टी को विदेश से चंदा लेने की इजाजत नहीं देता। ईडी की सनसनीखेज रिपोर्ट के बाद गृह मंत्रालय इसकी जांच सीबीआई को सौंपेगी और अगर कहीं से भी आतंकी संगठनों से चंदा लेने की पुष्टि हुई तो फिर इस मामले में एनआईए की एंट्री तय मानी जा रही है। और ये भी साफ है कि आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर जांच एजेंसियों का छापा किसी भी वक्त पड़ सकता है। आम आदमी पार्टी ने अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अरब देशों से करोड़ों रुपए का अवैध चंदा लिया और इतना ही नहीं, ईडी का आरोप है कि अवैध फंडिंग हासिल करने के लिए फंड देने वालों की पहचान छिपाई गई, उनकी राष्ट्रीयता छिपाई गई, चंदा देने वालों से जुड़े तथ्य छिपाए गए, चंदा देने वालों की डिटेल में हेराफेरी की गई और धोखाधड़ी।
लेकिन आतिशी मरलेना कहती हैं कि हमने पूरे नियमों का पालन करते हुए चंदा लिया और ये सब बीजेपी की साजिश है। ईडी ने गृह मंत्रालय को जो रिपोर्ट सौंपी उसमें आम आदमी पार्टी और पार्टी के नेताओं के द्वारा विदेशी फंड जुटाने से जुड़े अधिनियम के तहत कई मामलों का जिक्र किया गया। ईडी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि विदेश से पार्टी फंडिंग के लिए जो पैसे लिए गए थे उसकी एंट्री में हेराफेरी की गई, कैश में पैसा लिया गया, जबकि बताया गया कि ऑनलाइन या चेक से पैसा लिया गया। इसे सही दिखाने के लिए एक ही पासपोर्ट नंबर, ईमेल और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल हुआ। ईडी की रिपोर्ट के मुताबिक आम आदमी पार्टी को चंदा देने के लिए विदेश से 155 लोगों ने महज 55 पासपोर्ट नंबर्स का इस्तेमाल किया, विदेश से 71 लोगों ने 21 मोबाइल नंबर्स का इस्तेमाल किया और विदेश से 75 लोगों ने 15 क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल किया। ईडी की रिपोर्ट के बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेर लिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में रोड शो के दौरान आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि ये पहली बार नहीं छिपाया गया, आम आदमी पार्टी ने पंजाब के चुनाव में भी आतंकवादी संगठनों से पैसा लिया था। वहीं भाजपा की शाजिया इल्मी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के अवैध फंड का भांडाफोड़ हुआ है। साफ जाहिर है कि इनके तार कितने दूर तक जुड़े हुए हैं। साथ ही भाजपा नेता मनजिंदर सिरसा ने सवाल उठाया कि आखिर विदेश में बैठे वो लोग कौन हैं जो आम आदमी पार्टी को पैसा दे रहे हैं, ये पैसे क्यों दिए गए। हालांकि ईडी ने अपनी रिपोर्ट में चंदा देने वालों की राष्ट्रीयता का भी पूरा ब्यौरा दिया, जिससे साबित हो सके कि चंदा देने वाले विदेशी नागरिक है और उनसे चंदा लेना अवैध है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने कहा कि एक एक रुपए का चंदा पारदर्शिता के साथ लिया गया है और उसका हिसाब दिया गया है। शराब घोटाला और स्वाति मालीवाल प्रकरण में फेल होने के बाद अब भाजपा ये मामला लेकर आई है। वहीं आप नेता संदीप पाठक ने कहा कि भाजपा आज क्यों ये सवाल उठा रही है, जब बीजेपी भी हारती है तो इसी तरह के षड्यंत्र रचती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।